स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका अध्याय नंबर 2, जो अर्थशास्त्र की जो किताब है उसका दूसरा चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, फिर उसके क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था एक सामाजिक ढांचा है जिसमें उत्पादन, वितरण और खपत, इनका ब्यौरा रखा जाता है। यानी कितना उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण कितना हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और उसकी खपत कहाँ हो रही है, इन सब का जो लेखा जोखा होता है उसे किसी भी देश की आप अर्थव्यवस्था कह सकते हो। तो भारत में भी अर्थव्यवस्था है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था को समझने के बाद हमें ये देखेंगे कि उसके क्षेत्र कौन कौन से, क्षेत्र कहो या क्षेत्र कहो एक ही बात है, इंग्लिश में आप सेक्टर बोल सकते हो। तो इसको किस बेस पे हम डिवाइड करेंगे, तो आर्थिक गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को या दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो पहली बात तो यही है कि अर्थव्यवस्था को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। केवल 3, और तीनों के आपको नाम लिखने हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्र को देखिए, होता क्या है या कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इसमें मेन जो पॉइंट है, कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है: प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए या इनका उपयोग करते हुए जो भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में से कि कोई 2 गतिविधियों के नाम दो। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं: कृषि, डेयरी, मत्स्यन यानी मछली पालन, वनों से जो भी उत्पाद हम प्राप्त करते हैं वो, और पशुपालन, खनन यानी खनिजों को खोद के निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे खनन कहते हैं। यानी इसमें मेन चीज़ क्या है, प्राकृतिक उत्पाद, हम प्रकृति से डायरेक्टली वो चीज़ ले रहे हैं। और एक और मैं आपके लिए आसान कर दूँ, जितने भी काम धूप में होते हैं और प्रकृति से सीधे टच में होकर वो प्रकृति से हम कुछ चीज़ ले रहे हैं, तो वो सारी जो गतिविधियाँ हैं आप प्राथमिक क्षेत्र में रख सकते हो। तो 2 याद रखना आप: कृषि, पशुपालन आप इजीली याद रख सकते हो, 2 गतिविधियां पूछी जा सकती है। और एग्जाम में भी आप अगर लिख रहे हो तो 2 या 3 एग्जाम्पल दोगे तो इनफ है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और इसका सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि और सहायक क्षेत्र कहा जाता है, या प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है। इस दोनों ही प्रकार से घुमा फिरा के आपको प्रश्न दिया जा सकता है। अगला है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र में देखिए, प्राकृतिक उत्पाद यानी जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें आपने ली हैं उनको आप कहीं ना कहीं निकटतम कहीं फैक्ट्री में लेके जाओगे या कारखाने में लेके जाओगे, फिर उस चीज़ का कुछ और चीज़ बनाओगे, है ना, तो विनिर्माण करोगे। तो प्राकृतिक उत्पाद को प्राप्त करना प्राथमिक गतिविधि में। जो उत्पाद आपको प्राप्त हुआ है उसमें विनिर्माण प्रणाली यानी मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ नया बना के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित करना। तो उदाहरण प्राकृतिक उत्पाद लेना है, जैसे कि एग्जाम्पल ये है प्राकृतिक उत्पाद के: कपास, गन्ना, मिट्टी। इसको क्या क्या, कपास को फैक्ट्री में लेके गए, वहाँ पे सूत बनाए, सूत से कपड़ा। तो ये सूत और कपड़ा बनाना ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में आ जाएगा। कपास उगाना, कपास की खेती करना प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। सूत बनाना, कपड़ा बनाना उससे, वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक ऐसे ही गन्ना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राकृतिक उत्पाद है, लेकिन गन्ने से गुड़ बनाना, चीनी बनाना और ये सारे काम फैक्ट्री या कारखाने में होते हैं। फिर देखिए मिट्टी को निकालना, ये प्राथमिक क्षेत्र में है। फिर मिट्टी से जो है ईंट बनाना या मकान बनाना, ये सब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। विभिन्न उद्योगों से जुड़ा होने के कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। सीधा सा मतलब है, उद्योगों में ये काम होता है तो उद्योग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को तो हम कहेंगे कृषि और सहायक क्षेत्र। आप कृषि ध्यान रखो, प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग याद रखो, तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे उद्योग और विनिर्माण होता है इसमें, ठीक है ना। और एग्जाम्पल आप कुछ भी ये इनमें से दे सकते हो। फिर देखिए तृतीयक क्षेत्रक। इस क्षेत्र में कोई भी उत्पादन या निर्माण नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें किसी चीज को बनाया नहीं जाता दोस्तों। एक्चुअली इसमें उत्पादन, ये जो है उत्पादन प्रक्रिया में
सहयोग प्रदान करता है। कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में ये मदद करता है। तो होता क्या फिर इस क्षेत्र में? कौन सी गतिविधियाँ आएगी? कोई चीज़ बन नहीं रही है, कोई चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसमें देखिए परिवहन, भंडारण, यानी आपने प्राथमिक क्षेत्र में कोई चीज़ निकाली, उत्पाद प्राप्त किया, उसको फैक्ट्री तक लेके जाओगे तो किसी न किसी चीज़ के द्वारा लेके जाओगे ना, आप ट्रकों में भर के लेके जाओगे, ट्रेन के द्वारा सामान पहुंचाओगे, तो ये परिवहन के द्वारा आप ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँच, यहाँ उत्पादन नहीं करो आप, लेकिन उत्पादन में आप हेल्प तो कर ही रहे हो ना, उसमें विकास में मदद तो कर ही रहे हो। भंडारण, स्टोरेज करना है, संचार है, बैंक सेवाएं हैं, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेवा क्षेत्र की अधीन आती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें वस्तु के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक में उद्योग और तृतीयक में सेवा। ये पूछा जा सकता है तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार से इसकी दो गतिविधि अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र की कोई दो गतिविधियों के नाम लिखो। तो आप परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, जैसे कि आप जहाँ पे भी रहते हो, आप निकटतम शहर में जाते हो तो आपने एक टैक्सी किराए पे ली, आपने उसको 100 रुपये दिए और उसने शहर में आपको छोड़ दिया, निकटतम जो भी है, मान लो 15-20 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे कोई चीज़ का उत्पादन नहीं हुआ है, कोई चीज़ बनी नहीं है, तो आपने 100 रुपये दिए, उसने आपको सर्विस दी है, सेवा दी है, तो ये सेवा क्षेत्र में आएगा। ऐसे ही मान लो हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ चीज़ मतलब नहीं देता, वो मान लो परामर्श दे रहा, सलाह दे रहा कि ऐसे ऐसे करना है, ये दवाइयाँ लेनी है, ऐसे हम बाहर जाके दवाइयाँ ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने क्या दी? सर्विस दी है, सेवा दी है, तो ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। अब हैं तो ये 3 क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस आधार पर? आर्थिक गतिविधि के आधार पर थे। अब है सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी किसको कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष मतलब एक वर्ष पर्टिकुलर, आप जिस डेट से मानते हो उस डेट तक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योगफल। तो देखो अंतिम वस्तुएं कहाँ? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में क्या बनती है? सेवाएं। तो जो अंतिम वस्तु और सेवा है उसके मूल्यों को आप ऐड कर लो और एक साल में टोटल कितने रुपए का वस्तुओं का उत्पादन हो और कितने रुपए की सेवाओं का सृजन हो, उन सबको टोटल कर लो, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। तो भारत में ये कहाँ से कहाँ काउंट किया जाता है? भारत में वो विशेष वर्ष कौन सा है जिसे हम वित्त वर्ष के नाम से जानते हैं? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे उदाहरण ले लो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये जो है वो वित्त वर्ष 2024-25 माना जाएगा। तो कहाँ से? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च, ये वित्त वर्ष कहलाता है। तो इस एक पर्टिकुलर वर्ष में भारत में कुल कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कुल कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, इन सबको जब टोटल करेंगे तो ये हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर देखिए तीनों क्षेत्रों की हम तुलना करते हैं या देखते हैं तीनों क्षेत्रों में। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी एक पर्टिकुलर ईयर्स जो है, एक साल होता है, उसमें हर क्षेत्र में हम चेक कर सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, द्वितीयक में कितना हुआ, तृतीयक में कितना। लेकिन इसमें ध्यान रखना अंतिम वस्तु या फिर अंतिम सेवा है ना, उनका मूल्यों को हम जोड़ देते हैं तो उसका निकल आता है। फिर देखिए तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को योगफल को उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल आ सकता है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं? तो उस देश के तीनों क्षेत्रों का, तीनों क्षेत्र का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के योगफल को, किसी विशिष्ट वर्ष में तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। और भारत में इसको आप शॉर्ट में जीडीपी कह सकते हैं। सकल घरेलू उत्पादन को इतना लंबा नहीं बोल के आप जीडीपी बोल सकते हो, और कई बार एग्जाम में जीडीपी ही आता है कि जीडीपी किसे कहते हैं या जीडीपी से क्या तात्पर्य है। तो भारत में इसका आकलन कौन करता है? हमारे दिमाग में जस्ट ये आता है कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, इतना कौन करता होगा, ऐसे कौन सी एजेंसी है? तो भारत सरकार की एक एजेंसी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये जो है वो जीडीपी का आकलन करती है कि कितना उत्पादन हुआ सेवाओं का, कितना उत्पादन हुआ वस्तुओं का, उन सब का योग कितना है। यानी जीडीपी के जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं उसको जारी कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये एक और अच्छा प्रश्न है, भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर देखिए भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को हम देखते हैं।
भारत में किस प्रकार से? तो भारत में तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए। महत्वपूर्ण मतलब कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे सेवाओं का सृजन ज़्यादा हो रहा है, भले ही लोग भले ही कम लगे हो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन जो देश की जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा अगर हिस्सा किसी क्षेत्र का है, ध्यान रखना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ पैसे के मामले में है ना, न कि ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। पैसा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बन रहा है भारत में? तृतीय क्षेत्र में। लेकिन लोग ज़्यादा कहाँ लगे हुए हैं? अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि भारत गाँव का देश है। अभी भी 70% ऑलमोस्ट जो जनसंख्या है गाँव में रहती है, और वो लोग कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों में लगे हुए हैं, तो यानी वो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। कारण क्या है? तृतीय क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो विकासशील देशों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो भी विकासशील देश है वहाँ पे ये माना जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें सेवाएं प्रदान करें। जो बुनियादी सेवाओं का मतलब है कि जैसे अच्छी सड़क हो, स्कूल में स्कूल खोले, है ना, और पानी पेयजल की व्यवस्था, ये सब जो बुनियादी सेवाएं हैं ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सेवा क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। जैसे जैसे कृषि और उद्योग बढ़ेंगे, यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है तृतीय क्षेत्र की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब वो भंडारण होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा, तो आपको परिवहन की जरूरत पड़ेगी, आपको बैंक खोलने पड़ेंगे, आपको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ऐसे भंडारण करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे लोगों में सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। और एक और कारण है तीसरा क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि लोग जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, मान लो जनरली कोई एक गांव में एक परिवार रहता है, तो जैसे उनकी परिवार की आय बढ़ी तो वो क्या करेंगे? वो कार भी खरीदेंगे, वो टीवी भी खरीदेंगे, वो मोबाइल भी लेंगे। तब देखो मोबाइल लिया तो मतलब तृतीय क्षेत्र सेवा दे रहे हैं, मतलब रिलायंस वगैरह, जियो जितने भी हैं, ये एयरटेल, उनकी सिम खरीदेते हैं, वाईफाई लगवाया, टीवी, है ना, कार वगैरह जितने, तो आपने कार ले जाके कहीं वॉश करवाई तो वो सर्विस दे रहा है। तो ये सब तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ अपने आप बढ़ जाती है। कारण जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों की जो जीवन स्तर उसमें इंप्रूवमेंट होता है, तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, वो भी पर्यटन तृतीय क्षेत्र का स्कोप है। तो तृतीय क्षेत्र की कौन कौन सी गतिविधियाँ? पर्यटन, रेस्तरां, शॉपिंग, अस्पताल, ये भी चीज़ें इनकी डिमांड बढ़ती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अपरिहार्य बन जाना। अब हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि उसके बिना ये हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज आपके हाथ में भी मोबाइल है, तो मोबाइल हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यही चीज़ है, तो ये भी सेवा क्षेत्र की गतिविधि है। भारत में आज भी प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। यहाँ पे अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़्यादा लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। कारण ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में जो आज भी हैं खेती बाड़ी मुख्य कार्य है, कृषि और पशुपालन। तो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग लगे हुए, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका रहता है? तृतीय क्षेत्र का है। ये 2013-14 का एक वित्त वर्ष के आंकड़े हैं, वो आपकी बुक में है, वहाँ से रेफरेंस वहाँ से ले रखा मैंने, तो उसको हम देखते हैं। हिस्सा कितना है जीडीपी में? देखो प्राथमिक क्षेत्र में 12%, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है जीडीपी में? 12%, द्वितीय क्षेत्र का 20% और तृतीय क्षेत्र का 68%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सीधा अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको सीधा सा देना है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। लेकिन रोजगार की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग किस काम धंधों में लगे हुए आज भी भारत में? तो देखो भले ही प्रोडक्शन 12% कर रहे हैं हम, लेकिन लोग 44% यहाँ पे लगे हुए काम है। द्वितीय क्षेत्र फिर 25% है और सेवा क्षेत्र में 31% है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा उत्पादन तृतीय क्षेत्र। फिर देखिए दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहें या छिपी हुई बेरोजगारी। पहले तो बेरोजगार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो काम करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है और काम करने की इच्छा है, फिर भी उसके पास काम नहीं है, तो वो बेरोजगार है। यानी काम करने की योग्यता है, क्षमता है और इच्छा है, ये तीनों चीज़ें जरूरी है, उसके बावजूद अगर उसे काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो तीनों में से कोई भी वर्ड आपको दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। एग्जाम में प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछी जा सकती है, अल्प बेरोजगारी पूछी जा सकती है और छिपी हुई बेरोजगारी। तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन, यानी कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है, कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे जितने लोगों की जरूरत नहीं है और उतने लोग लगे हुए हैं, तो ये जो कुछ लोग उसमें बेरोजगार कह सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक परिवार है, उसके पास 10 बीघा ज़मीन है,
ठीक है। अब परिवार के 2 लोग चाहें तो भी 10 बीघा की ज़मीन की खेती कर सकते हैं, लेकिन परिवार में मान लो कि 7 लोग हैं, 7 के 7 इसी 10 बीघा खेत में काम करते हैं, हो सकता है उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी आसान हो जाता है, लेकिन उत्पादन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यानी इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए, कितने अधिक लोग लगे हुए? 5 लोग। 2 लोगों का काम है, लोग लगे हुए 7, तो 5 लोग। तो ये जो 5 लोग हैं, ये प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हैं, अल्प बेरोजगारी के शिकार है और छिपी हुई बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी मतलब साल में कुछ टाइम काम रहता है फिर नहीं रहता है। तो इस तरीके से कुछ भी आपको पूछे तो आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना, और जो अतिरिक्त लोग हैं उनको हटा दे तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रचंड बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। उदाहरण, भारत में कौन से क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो कृषि के क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र का हम बाद में करेंगे दोस्तों, थोड़ी देर बाद में ही आएगा आपके संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। अब जब बात बेरोजगारी की आई तो सरकार ने कुछ विशेष प्रयास किए हैं या नहीं किए, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। तो भारत सरकार ने सन 2005 में एक कानून बनाया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। तो इसको आप नरेगा बोल सकते हो, सामान्य बोलचाल में आपने सुना भी होगा। नरेगा मतलब एक कानून बनाया सरकार ने। कब बनाया? नरेगा कब बना? 2005 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन पूछा जा सकता है। नरेगा 2005 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया। क्या है इस कानून में और कहाँ पे लागू होता है? ये पूरे देश में लागू होता है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में था, अभी कुछ राज्यों ने अपने शहरी क्षेत्रों, जैसे राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया है, नगर पालिकाओं वगैरह में। लेकिन ये जो इस कानून की पर्टिकुलर बात करें तो ये 2005 में बना और 2006 में लागू होता है, पूरे देश में लागू होता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो क्या क्या प्रावधान है देखो, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की जरूरत है, उन्हें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार, ध्यान रखना कितने दिन का रोजगार, एक तो कानून बनता है 2005 में, गांव में रहने वाले लोगों को जो काम करने के इच्छुक हैं, क्षमता है, योग्यता है और काम नहीं मिलता है, उन लोगों को 100 दिन, यानी उनको काम का अधिकार दे दिया एक तरीके से। 100 दिन का काम आपको देंगे ही देगी सरकार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर काम उपलब्ध नहीं करवाया सरकार ने, ठीक है, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी की वो आपको क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता। इसे काम का अधिकार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना 2005 में कानून बना, ठीक है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें, और काम नहीं देंगे तो क्या देंगे? बेरोजगारी भत्ता देंगे। और इसे काम का, इस अधिकार को काम का अधिकार भी कहते हैं। ये 4 बिंदु आप नरेगा में याद रख सकते हैं। 2005 में कानून बना, 100 दिन के रोजगार की गारंटी, और अगर काम नहीं देती सरकार तो बेरोजगारी भत्ता देगी, और इस अधिकार को काम का अधिकार भी कहा जाता है। तो नरेगा के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कब कानून बना, कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। फिर है रोजगार में वृद्धि कैसे हो। अब अगला जो बिंदु है कि फिर जॉब कैसे बढ़ाया जाए। तो जॉब बढ़ाने के लिए जैसे जैसे हर तीनों जो क्षेत्र के उनको बढ़ाना, या उसके साथ साथ कैसे विकास हो, तो आधारभूत संरचना का बढ़ाना। आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि बेसिक जो चीज़ें हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं, उन पे काम हो। जैसे कि आज दिन तक आपने यही सुना होगा, जब भी चुनाव आते हैं तो रोटी कपड़ा मकान, इससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा का स्तर भी सुधारना पड़ेगा। तो यानी स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। अगर कहीं इंडस्ट्री, कहीं उद्योग लग रहे हैं, कहीं काम धंधे चल रहे हैं, तो वहाँ शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज, ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलो, बैंक खोलो, अच्छी सड़कें बनाओ, रेलवे ट्रैक बिछा दो, है ना, और एयरपोर्ट्स लेके आना नए। तो नित्य नई जो चीज़ें आ रही है, संचार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो चीज़ें हैं, और स्टोरेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें करना, ये सब आधारभूत संरचना के अधीन आता है। इसके अलावा सिंचाई, तो कृषि कार्य और बढ़ेंगे, पानी की सप्लाई होती। विपणन, विपणन का मतलब है व्यापार। तो इन सब को बढ़ावा देंगे तो अपने आप जॉब क्रिएट होगी, लोगों को काम धंधे मिलेंगे, लोग पर्यटन के लिए भी निकलेंगे, और बहुत सारे इस प्रकार से रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। तो एक और अच्छा प्रश्न है, रोजगार में वृद्धि कैसे हो सकती है? आधारभूत संरचना में सुधार हो, सिंचाई के संसाधन बढ़ाया जाए, और विपणन में सुधार हो। सरकार ये करके और आधारभूत संरचना करके ही कई सारी जॉब क्रिएट की जा सकती है। तो ये था आपके आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब हम देखेंगे रोजगार की स्थिति के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्रों का विभाजन। तो रोजगार की स्थिति के आधार पर हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं कि रोजगार कैसा है, किस प्रकार का है। तो एक क्षेत्र हम कहलाएंगे संगठित क्षेत्र, और दूसरा को हम कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र।
तो संगठित और असंगठित को समझना है तो दोस्तों सीधा सा है, कुछ याद रख करने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक चीज़ लॉजिकल सोचिए, आप अपने आसपास आवरण में देखिए और समझिए कि कुछ लोग हैं जो फिक्स हर रोज़ तैयार होकर निकल जाते हैं एक ऑफिस में जाने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सर हैं, एक अध्यापक हैं, वो हर रोज़ सुबह उठते हैं और स्कूल जाते हैं तैयार होकर। तो फिक्स सैलरी मिलती है उन्हें, संडे की उनको छुट्टी मिलती है, वो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिलती है, अन्य लाभ भी मिलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो सुबह उठ के जाता था लेकिन उसके पास फिक्स काम नहीं है, जहाँ पे वो काम करता है ऐसी कोई फिक्स शर्तें नहीं है, कभी भी उसको काम से निकाला जा सकता है। तो जो अध्यापक जी वाला उदाहरण है वो आपके संगठित क्षेत्र का है। और जो एक भैया है आपके आसपास देख सकते हो, जो हर रोज़ उठ के जाते हैं और किसी दुकान पर रह रहे हैं, अगर छुट्टी ले ली तो पैसे कटेंगे, तो वो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसमें देखिए, अब समझते हैं रोजगार की अवधि इसमें क्या होती है, नियमित होती है, यानी फिक्स है। आपकी जॉब यहाँ से लेके इतने वर्ष या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है, शर्तें होती है, उसके अधीन आपकी रोजगार की अवधि नियमित होती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में अनियमित है, कभी रोजगार मिल गया कभी नहीं मिलता है, इस प्रकार से। और यहाँ स्पष्ट काम है। दूसरा, ये जो संगठित क्षेत्र है वो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, यानी रजिस्टर्ड होता है, सरकार की निगरानी होता है, सरकार की नज़र में होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र जो है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, सरकार के कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़ें। फिर संगठित क्षेत्र के लिए नियम और विनियमों का अनुपालन होता है, यानी नियम बने होते हैं, कानून बने होते हैं और उनका पालन भी करना जरूरी है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में विनियम और नियम बने तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं है। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये या 20,000 रुपये सरकार कहती है, लेकिन क्या वाकई में सबको 18-20,000 रुपये दिए जाते हैं क्या? काम है कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करवा सकते। कई जगह आप जाके देखोगे नौकरों से बेचारे ऐसे ऐसे जोखिम भरे कार्य करवाए जाते हैं और पैसे बहुत ही नामात्र के दिए जाते हैं। तो नियम और कानून तो बने हुए लेकिन उनका पालन नहीं होता है। और संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, यानी जो जॉब मिलती है, जॉब के साथ साथ जो भी, जैसे एक अध्यापक जी वाला उदाहरण ले लो आप, है ना। इसके अलावा आप कोई डॉक्टर का ले लो, इंजीनियर का ले लो, किसी भी जॉब वाले का ले लो, चाहे प्राइवेट कंपनी में भी, तो उसको फिक्स है कि इसकी इतनी सैलरी मिलेगी, ये इस सुरक्षा ये रहेगी, सारे जो बेनिफिट्स है वो उसको जॉब के साथ साथ मिलते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में वो ऐसे लाभ नहीं मिलते हैं। मान लो आपके आसपास कोई मजदूरी करने वाला है, सुबह उठ के खेत में काम करने गया, 4 दिन खेत में काम मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिला, लेकिन काम करते हुए उसका हाथ कट गया या अंगूठा कट गया तो वो काम नहीं करेगा। अब उसको कोई उसका मुआवजा से या क्षतिपूर्ति उसको नहीं मिलेगी, अब उसके पास काम भी नहीं है, तो ये असंगठित क्षेत्र के। इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्र में सवेतन छुट्टी, यानी वेतन तो मिलता है, छुट्टी के दिन का भी वेतन मिलता है, अवकाश काल में भी उसके भुगतान होते हैं, भविष्य निधि होती है। भविष्य निधि मतलब कि जब कर्मचारी काम करता तो जितने वर्ष वो सेवा देता है उसका सारा पैसा एक इकट्ठा होता है, जब वो रिटायर्ड होता है तो उसको सारा पैसा एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न होता है और पेंशन भी मिलती है। लेकिन इधर जो है वो रोजगार सुरक्षित नहीं है। तो ये है संगठित क्षेत्र और ये है असंगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे भी आप प्रश्न बेरोजगारी देख सकते हो। फिर हैं स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र। तो 3 प्रकार से हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक हमने आर्थिक गतिविधि के आधार पर देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। दूसरा रोजगार को ध्यान में रखते हुए हमने बांटा है। और तीसरा स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक किसका है, जो भी हम जहाँ पे भी रोजगार है, जहाँ पे भी आर्थिक गतिविधि होती है, उसका मालिक कौन है। तो मालिक कौन है, इस आधार पे वापस 2 भागों में बांट सकता हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र, अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व होता है। जो एजेंसी सरकार की है, जो प्रॉपर्टी सरकार की है, वो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे रेलवे, डाकघर। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियां लिखो तो रेलवे और डाकघर। ये देखो, डाकघर जो है पोस्ट ऑफिस कोई प्राइवेट कंपनी का हाथ में नहीं है, सारा का सारा काम गवर्नमेंट के पास में है। ऐसे कैसे निजी क्षेत्र, ये तो नाम से स्पष्ट हो गया, प्राइवेट है। तो परिसंपत्तियों पर स्वामित्व किसका है, सेवाओं और के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। या तो कोई एक व्यक्ति उसका मालिक है या फिर कंपनी हो सकती है। और कंपनी का जो ध्येय है, उद्देश्य है, मकसद है, वो लाभ कमाना हो। फिर देखिए उदाहरण, रिलायंस, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एयरटेल, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब के सब इस निजी क्षेत्र की कहलाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।